नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम सर्वेश है। मैं आप लोगों की सेवा में आज फिर उपस्थित हूँ। डीएलएड राजन सीरीज चल रहा है प्रथम सेमेस्टर और यह सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन। इससे पहले आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सारे क्लास को हमने ले लिए हैं और मैथ के भी सभी क्लासेस ख़त्म हो गए हैं। जाके नहीं देखे हैं तो देखिए। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। पूरा पाषाणकालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। पूरा पाषाण काल चित्रकला, देखिए पूरा पाषाण काल चित्रकला जो है ये करा है मानव युग में मानव में अपने मनोरंजन तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के भावपूर्ण चित्र बनाए। यानी कहा गया है पूरा पाषाण काल में मानव ने अपने मनोरंजन तथा भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए क्या विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए और उनमें रंगों का कौन कौन सा प्रयोग हुआ, लाल हुआ, पीला हुआ, नीला हो गया, भूरे रंगों का प्रयोग हुआ। कह रहा है अल्तमीर जो स्पेन में है, वह लास्को जो फ्रांस में है कि गुफाओं से निर्मित सुअरों एवं 12 सिंहों आदि पशुओं के चित्र पूरा पाषाणकालीन कला के सुंदर नमूने हैं जो आज भी दर्शनीय हैं। इस काल में मानव अपने औजारों तथा हथियारों पर खुदाई करके, यानी अपने औजार और हथियारों पर क्या खुदाई करके उन पर पशुओं के चित्र क्या बनाया गया था। ठीक, आइए आगे देखते हैं। इसमें कहा गया पूरा पाषाण काल जो कि मानव सबसे पहले क्या हुआ, आकाश के नीचे, नदियों के किनारे अथवा झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में सरलता होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन होता था। ठीक है, नदी के किनारे इसलिए रहते थे कि जानवर आके वहाँ पानी पीते थे और इसलिए इन्होंने क्या किया, वहाँ पे रहना स्टार्ट किया ताकि शिकार आसानी से कर सकें। कहा गया भोजन कंदमूल एवं फल आदि भी उसके मुख्य भोजन में शामिल थे। यानी मांस खाते थे और कंदमूल फल उसके भोजन में ये सब शामिल थे। थोड़े समय बाद मानव गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि तब तक उसे घर बनाना नहीं आता था। शिकार की खोज में वह निरंतर घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई स्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसने आग के पत्थरों की जानकारी करा है इसी समय उसने आग के प्रयोग की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना शुरू कर दिया। पाषाण काल की आखिरी दौर में उन्होंने चित्र बनाना भी सीख लिया। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए आकृति यानी चित्र मिलते हैं। चित्र में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना शुरू किया। यह औजार उसके बुद्धि विकास को व्यक्त करता है। इस युग में मानव झुंड बनाकर क्या करता, शिकार करता था, जिसे वह आपस में बांटकर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। इस प्रकार मानव में एक दूसरे का प्रयोग करने की भावना इस युग में विकास हो चुकी, यानी इस युग में मिलजुल कर रहने की भावना का विकास हो चुका था। यदि मानव के पास ही जंगल के जानवर जैसे पैने नाखून थे, कह रहा है यदि मानव के पास ही जैसे जंगल के जानवर जैसे नुकीले यानी पैने नाखून थे और न ही नुकीले दांत, न जबड़े और न ही सींग थे। यानी इन लोगों के पास न सींग थे, न नुकीले दांत थे, न नुकीले क्या थे, नाखून थे जानवर जैसे। करा उसकी बड़ी समस्या अपने अधिकतर ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने तथा उनका शिकार करने की थी। इसलिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण प्रयोग किया क्योंकि उस युग में पत्थर सरलता से प्राप्त हो जाता था। इस युग में पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे। ये बेडौल तथा भौंडी आकृति वाले थे। कैसे थे? बेडौल तथा भौंडी आकृति वाले थे। औजार बनाने करा हेतु एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मार देते। एक पत्थर से दूसरे पत्थर से टकराने पर चिंगारी निकलती थी। चिंगारी निकलने वाली चिंगारी
निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियां, लकड़ियों की टहनियों आदि को जलाने लगे। आग की खोज इसकी महान उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, आइए वस्तु विनिमय कुछ देख लिया जाए कि ये वस्तु विनिमय क्या होता है। कि देखिए क्वेश्चन नंबर 54 वस्तु विनिमय प्रणाली, उदाहरण दीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली से आशय क्या होता है। जैसे कहा गया है कि एक वस्तु अथवा सेवा के बदले कोई दूसरी वस्तु या सेवा दी जाती थी। एक के बदले एक, यानी अदला बदली कहिए तो कह रहा है वस्तु विनिमय कहा जाता था। अतः इसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, जब दो पक्ष आपस में स्वेच्छा तथा पारस्परिक सहयोग के आधार पर अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते तो इस आशय को वस्तु विनिमय कहा जाता था, यानी अपनी स्वेच्छा से वस्तुओं को बदल लिया जाता था। ठीक है, जेवंस कहते हैं कि तुलनात्मक रूप से तुलनात्मक रूप से वस्तु देकर तुलनात्मक रूप से अधिक आवश्यक वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूरा पाषाण काल कहा गया कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के पत्थर के औजारों की विशेषता बताइए। अथवा पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल के औजारों में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। 2019 में क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। तो देखिए विभिन्न कालों के पत्थरों के औजारों की विशेषताएं हम देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल का देखेंगे कि पूरा पाषाण काल, इस काल में औजार जो थे पत्थर के औजार का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन आहार पद्धति में थोड़ा परिवर्तन आया। इससे पूर्व मानव पेड़ों के फल, कंद तथा मेवे आदि खाकर अपनी भूख मिटाता था। इस काल में मानव को औजारों का निर्माण कर उनका प्रयोग शिकार के लिए किया। उसने मांसाहारी भोजन की शुरुआत की। उसने छोटे छोटे पशु पक्षियों को मारकर खाना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये पूरा पाषाण का था। मध्य पाषाण युग का काल देखिए। मध्य पाषाण युग काल जो है, इस काल में मानव ने अपने शिकार करने के औजार अधिक उन्नति कर ली। ठीक है, शिकार करने का जो औजार था वो और अच्छे तरीके से उसको बना लिया तथा परिष्कृत बना लिया। इस समय पत्थर के कुल्हाड़ी, हड्डी, धात तथा लकड़ी के भी औजार का निर्माण शुरू हो गया था। इससे विभिन्न प्रकार के स्क्रैपर, पुटीन तथा बेधक आदि औजार प्रमुख थे। यानी उस टाइम औजारों के नाम स्क्रैपर, पुटीन तथा बेधक आदि औजार प्रमुख थे। इसका निर्माण ब्लेडर पर किया जाता था। आइए देखिए नव पाषाण काल के औजार। नव पाषाण काल के एक तरफ से पत्थर के अच्छे औजार निर्मित होने लगे थे तथा दूसरी तरफ धातुओं की भी क्या हुई थी, खोज हो चुकी थी और धातुओं के औजार बनाना शुरू कर दिए थे। धातु में सोने तथा तांबा, रांगा, जस्ता की खोज हुई थी। तांबा कह रहा है, जस्ता तांबा मिलकर क्या पीतल बना दिया गया था। यही कह रहा है इसी काल की एक महान उपलब्धि है। ठीक है, नव पाषाण काल की ये क्या है, महान उपलब्धि है। तांबा, पीतल, इस रांगा मिला था। ठीक, आइए नासा क्या है, नासा के बारे में जानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए नासा क्या है, वर्णन कीजिए। नासा को अंग्रेजी में नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, या अर्थात राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंध कहते हैं। इसे संक्षेप में नासा के नाम से भी जानते हैं। नासा का गठन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत 19 जुलाई 1958 में इसके पूर्वाधिकारी संस्था नेशनल एडवाइजरी कमेटी एंड एरोनॉटिक्स NCA के स्थान पर किया गया। 29 जुलाई 1958 को राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा नासा की स्थापना की गई। यानी नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा नासा की स्थापना की गई। अक्टूबर 1958 को इसका परिचालन प्रारंभ किया गया। यह संस्था राज्य अमेरिका की एक सरकारी शाखा है जो प्रदेश के सर्वाधिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों एवं एरोनॉटिक्स एवं स्पेस संशोधन के लिए क्या उत्तरदायी है। फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य वाक्य 2006 से नासा का लक्ष्य वाक्य जो था, भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना रहा। 14 सितंबर 2011 में नासा ने यह घोषणा की कि उन्होंने एक नए स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिवाइजर का चुनाव किया है, जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एवं अंतरिक्ष दूर तक सफर करने में सक्षम होंगे और अमेरिका द्वारा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण एक नया कदम साबित करेगा। ठीक है,
नासा कहा गया कि 1946 में एरोनॉटिक्स हेतु राष्ट्रीय सलाहकार समिति नासा ने 1950 के दशक में सुपरसोनिक बेल एक्स फर्स्ट का रॉकेट विमानों का साथ प्रयोग किया था एवं अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष के लिए एक कृत्रिम उपग्रह को 1957 में लॉन्च करने की चुनौती दी थी। इसके लिए एक प्रयास अमेरिकन परियोजना मोहरा था। 4 अक्टूबर 1957 पर दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट के सोवियत प्रेक्षण के द्वारा प्रक्षेपण के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का ध्यान अपनी ही नवेली अंतरिक्ष प्रयत्नों की ओर कर दिया। स्पुतनिक फर्स्ट संकट के रूप में जाना जाता है, इसलिए अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नेतृत्व करने हेतु कार्यस्थल धमकी से परेशान होकर तत्काल और शीघ्रता से कार्रवाई करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्वाइट डी आइजनहावर और सलाहकारों में जानबूझकर उपयोग की सलाह दी। नासा पर आधारित एक नवीन संघीय एजेंसी ने अंतरिक्ष में समस्त गैर गतिविधियों का संचालन करने की आवश्यकता समझी एवं उसके सलाह के तहत एक समझौता के लिए नेतृत्व किया। फरवरी 1958 में सैन्य आवेदन के लिए यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास करने हेतु एडवाइजर रिसर्च प्रोडक्शन एजेंसी ARPA को बनाया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है इसको देखते हैं। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह हम सब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। कहा गया कि ग्लोब पर 180 की पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखा होती है। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 पूर्व की ओर चले तो 180 × 4 बराबर 720 मिनट या 12 घंटे का समय बढ़ जाता है। 0 डिग्री से 180 पश्चिम की ओर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय लग जाता है। यानी कहा जाए तो आपको मानिए कि ये क्या है, ये ग्लोब है और यहाँ पे ये 0 डिग्री है। अगर हम इधर करें, इधर 12 घंटे का दूरी तय करें, ठीक है, या इधर ये पूरब है, पूरब और ये पश्चिम है, ठीक है, तो इधर 180 दिन का 12 घंटा इधर लगेगा और इधर अगर यहाँ से जाएँ तो 12 घंटा इधर लगेगा। कुल मिला जुला के यहाँ से हम स्टार्ट करें यहाँ आने में तो 24 घंटे का समय लगेगा, यानी एक दिन एक रात की समय लगेगा, ठीक है। यानी कहा गया है कि 12 घंटे समय बढ़ जाते तथा 0 डिग्री से 180 पश्चिम देशांतर की ओर यात्रा करने पर कहा गया कि 0 डिग्री होते हुए 180 पश्चिम यात्रा करने पर 24 घंटे तक क्या होता है, घंटे या एक दिन समय का अंतर आ जाता है। इसलिए पूर्व अथवा पश्चिम की ओर से 180 देशांतर को पार करने में एक दिन घट या बढ़ जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए, इन अवयवों को दूर करने के लिए 180 देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मार्ग की ली गई है। इस रेखा को पार करते समय दिन बढ़ाकर अथवा घटाकर तिथि परिवर्तित किया जा सकता है। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए।